चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में जो है हमने शिवाजी के प्रशासन की चर्चा की थी। कौन कौन सा प्रशासन पढ़ा दिया था कल? पहला सैन्य प्रशासन पढ़ा था। सैन्य प्रशासन में मराठा साम्राज्य की जो सेना थी उसे पाइक कहा जाता था और उसे दो भागों में बांटा गया था, पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक। ठीक है, घुड़सवार सैनिक जो है उन्हें भी दो भाग में बांटा गया था, किसमें? सिलेदार और बारगीर में। ठीक है, बारगीर को ही क्या कहा जाता था? पागा। और इसके अलावा आपने देखा था कि जो पैदल सेना है और घुड़सवार सेना है, इसमें घुड़सवार की संख्या और पैदल सैनिकों की संख्या को भी अलग अलग अनुक्रम में बांटकर उनके प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सेना को वेतन दिया जाता था। एक सेना आपकी नियमित होती थी और एक सेना आपकी युद्ध काल में भर्ती की जाती थी, यानी वो अनियमित सेना होती थी। ठीक है, ये चीज आपको किसमें ध्यान रखना है? सैन्य प्रशासन में। दूसरा प्रशासन आपने दुर्ग प्रशासन पढ़ा था। तो दुर्ग प्रशासन में विश्वासघात से बचने के लिए शिवाजी ने 3 लोगों को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी थी। किसके प्रशासन की? दुर्ग के प्रशासन की। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो और विजित क्षेत्र या विजित किया गया किला जो है वो पुनः हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, इसलिए दुर्ग का प्रशासन जो है वो शिवाजी के व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण अंग रही है। ठीक है, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्व प्रशासन। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन में राज्य की आय का मुख्य और नियमित साधन भू राजस्व था। क्या था आपका? भू राजस्व। और भू राजस्व में क्या था आपका? लगान। ठीक है, तो भू राजस्व जो है वो आपके रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत तय किया जाता था, जिसमें सीधे तौर पर रैयत यानी किसान से कर लिया जाता था। उपज का कितना? 33% से लेकर 40%। पहले जब ठेकेदारी सिस्टम था तब 33% लेते थे, उसके बाद कई करों की समाप्ति करने के बाद कितना लेते थे? 40%। ठीक है, और इसके अलावा किसान को ये सुविधा थी कि वह नगद में भी आपके भू राजस्व चुका सकता था और या फिर अनाज के रूप में भी चुका सकता था। ठीक है, राजस्व जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली थी, किसकी? शिवाजी की, जिसमें आपने देखा था 2 अनियमित कर भी देखे थे, चौथा और सरदेश मुखी। ठीक है, ये कर जो है वो आपके नियमित रूप से नहीं लिए जाते थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों से लिए जाते थे जिनको विजित करने के पश्चात कहाँ शामिल कर लिया गया है? मराठा के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, या ऐसे क्षेत्र जिन्होंने मराठा की अधीनता स्वीकार कर ली हो, उन क्षेत्रों से ही क्या लिए जाते थे? चौथ और सरदेश मुखी कर लिए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट प्रशासन जो पढ़ा था वो पढ़ा था न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन में हमने देखा था कि अंतिम रूप से अधिकारिता न्याय करने की किसके पास थी? छत्रपति के पास थी। और 2 प्रमुख आपके क्या होते थे? अधिकारी। पहला न्यायाधीश और दूसरा क्या होता था? पंडित राव। कौन होता था? पंडित राव। ठीक है, तो धर्म संबंधी मामलों में निर्णय कौन देता था? पंडित राव। किसके आधार पर देता था? स्मृति ग्रंथों के आधार पर देता था। ठीक है, और जो न्यायाधीश है वो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। फिर अंतिम निर्णय कौन देगा आपका? उसके लिए एक आपके न्यायालय बनाया गया था, उसको क्या कहा जाता था? हुजूर हाजिर मजलिस। ये क्या था? ये न्यायालय था और दोनों प्रकार के न्यायालयों का संयुक्त जो है वह रूप था क्या आपका? हुजूर हाजिर मजलिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कल शिवाजी के अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से क्या किया? परिचय लिया। ठीक है, तब आपके शिवाजी जो हैं वो कब आपके प्रशासन संभालते हैं? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। और आपके 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? प्रशासन को संभालना शुरू किया था। और आप देखते हैं कि 1680 तक शिवाजी जो हैं उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, लगभग 35 दुर्ग जो हैं वो जीत लिए। उनका संघर्ष जो है वो मुगल शासक किसके साथ रहा? औरंगजेब के साथ रहा। ठीक है, अब औरंगजेब के मृत्यु कब होती है? 1707 में, जबकि शिवाजी की मृत्यु कब हो रही? 1680। ठीक है, तो शिवाजी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा? ठीक है, तो आपको पता है कि जीवन परिचय जब पढ़ाया था तब बताया था कि शिवाजी की 3 पत्नियां थी। कितनी थी? 3। शिवाजी का जब देहावसान हुआ तो उनके देहावसान होने पर जो उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है पुतली बाई, क्या नाम है? पुतली बाई। ये क्या होती हैं? सतीत्व धारण करते हैं। ठीक है, तो एक पत्नी तो आपकी अब नहीं रही क्योंकि उन्होंने क्या किया है? सतीत्व धारण किया है। दूसरी जो पत्नी थी जिनके बारे में हमने बताया था
कि जब शिवाजी ने अपना 1674 में क्या किया, राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने फिर से उनसे क्या की थी, शादी की थी। ठीक है, तो दोबारा शादी जिनसे की थी उनका नाम क्या था, ठीक है, सोयरबाई। क्या नाम था, सोयरबाई। और तीसरी पत्नी जो उनकी थी वो थी सईबाई निम्बालकर। क्या थी आपके, सईबाई निम्बालकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको देखना है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा जो साम्राज्य है, इस मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ेगा। किसका संघर्ष छिड़ेगा, उत्तराधिकार का। तो उत्तराधिकार के लेकर की कौन शासन को क्या करने वाला है, संभालने वाला। ठीक है, तो पहली पत्नी जो है वो आपकी कौन है, आपकी पुतली बाई। ये तो क्या धारण कर ली है, आपके सतीत्व। इन्होंने क्या धारण कर लिया है, सतीत्व धारण कर लिया, तो ये तो अभी जीवित नहीं है। दूसरी जो पत्नी है उनका नाम क्या है आपका, सईबाई निम्बालकर। क्या है आपका, सईबाई निम्बालकर। और जो आपकी तीसरी पत्नी रहेगी उसका नाम क्या है आपके, सोयराबाई। क्या नाम है आपका, सोयराबाई। ठीक है, तो सोयराबाई जो है इनके साथ 2 बार शादी की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि सोयराबाई का पुत्र जो है उसका नाम है आपका राजा राम। क्या नाम है आपका, राजा राम। ठीक है, तो सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को क्या करवाना चाहती थी, शासक के रूप में नियुक्त करवाना चाहती थी। लेकिन जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम क्या है, सईबाई निम्बालकर, इसका पुत्र कौन है, संभाजी। ठीक है, तो संभाजी जो है वह भी क्या करना चाहता था, मराठा साम्राज्य की सत्ता को अपने हाथ में संभालना चाहता था। तो दोनों के पुत्र अपनी सत्ता को संभालने के लिए संघर्ष करने लगे, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अब जो मराठा साम्राज्य है इसमें आंतरिक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। किसका शुरू हुआ, आंतरिक संघर्ष का दौर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शिवाजी और सईबाई निम्बालकर का पुत्र कौन है, संभाजी। अब यहाँ पर ये संभाजी कैसा है, संभाजी अत्यधिक भोग विलासी प्रवृत्ति का। कैसा है, भोग विलासी प्रवृत्ति का। प्रशासन शासन के कार्यों को संभालने के लिए उतना योग्य नहीं है, अत्यधिक लापरवाह, अभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ प्रकृति का नहीं है। कौन आपका, संभाजी। ठीक है, और काफी ऐश आराम में कौन रहता था, आपका संभाजी रहता था। तो इसको जो है ये गलत कार्यों में क्या रहता था, संलिग्न रहता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संभाजी जो है इसको क्या करवाया गया, पन्हाला के किले में कैद करवा दिया गया। किसने करवाया, आपके सोयराबाई और राजा राम ने। इन लोगों ने उसे क्या करवा दिया, पन्हाला के दुर्ग में कैद करवा दिया। बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा कि कौन बनेगा अब अगला क्या, आपका छत्रपति। ठीक है, तो इनको जो है वो पन्हाला के आपके दुर्ग में क्या करवा जाएगा, कैद। ठीक है, अब जब ये पन्हाला के दुर्ग से, तो पहला आपके शिवाजी का पहला उत्तराधिकारी बनेगा संभाजी। कौन बन जाएगा, ठीक है, ये बनना चाह रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि संभाजी को कैद करवा दिया गया, तो फिर कौन बनेगा, राजा राम बनेगा। कौन बनेगा आपका, राजा राम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो पन्हाला के दुर्ग में जब इसे कैद कर दिया गया, तो ये आपके हमीर राव मोहिते, कौन है आपके, हाँ, इनकी सहायता से जो है वो दुर्ग से भाग निकलेगा, पन्हाला के दुर्ग से, और भाग निकलकर किले से मुक्त हो जाएगा। और राजा राम को क्या करेगा, गद्दी से उतारेगा, और फिर उसके बाद शासन को क्या करेगा, खुद संभालेगा। कौन आपका, संभाजी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर जो राजा राम है इसको उसने क्या कर दिया, खुद शासक बन गया, है ना। हमने संभाजी के बारे में बताया कि जब ये शासक बनेगा तो अब इसने किसकी सहायता से खुद को किले से स्वतंत्र किया था, हमीर राव मोहिते से। तो उसी हमीर राव मोहिते को उसने क्या बना लिया, आपके सेनापति पर नियुक्त किया। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि हमीर राव मोहिते की जो पुत्री है वो कौन है, आपकी ताराबाई। कौन है आपकी, ताराबाई। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कि जो संभाजी है ये स्वयं तो प्रशासन की देखभाल नहीं करता था, सिर्फ अपने अधीनस्थ और प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से शासन को चलवा रहा था। तो यहाँ पर जो आपके प्रमुख सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर था उसका नाम था कवि कलश। क्या नाम था, कवि कलश। तो संपूर्ण मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक निर्णयों को लेने का काम कवि कलश करते थे। कौन करते थे, कवि कलश। और कवि कलश जैसा कह देते थे संभाजी वैसा ही कर देता था। मतलब संभाजी सिर्फ साइन 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 करते थे। क्यों, क्योंकि संभाजी तो अपने भोग विलास
और मदिरा पान और अन्य विलासी प्रवृत्तियों में क्या रहते थे, लिप्त रहते थे। उनको तो प्रशासन को चलाने का समय ही नहीं है ना। तो संपूर्ण निर्णय कौन लेगा आपका, कवि कलश लेगा। कौन लेगा, कवि कलश। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। तो पहला जो आप संघर्ष देखते हैं वो किसके किसके बीच में हुआ आपके, ठीक, साईबाई का पुत्र कौन था, साईबाई का पुत्र कौन है, संभाजी। ठीक है, ठीक, किसके साथ बैठा है आपके, कवि कलश। किसके साथ बैठा है, कवि कलश। ठीक है, तो आपके कवि कलश जो है ये इसके प्रशासन में सबसे ज्यादा क्या करता है, निर्णय लेता। ठीक, संभाजी जो है इसने सहायता किसकी माध्यम से ली थी, हमीरराव मोहिते। किसके माध्यम से, हमीरराव मोहिते। और हमीरराव मोहिते की बेटी का नाम क्या था, ताराबाई। तो संभाजी को सहायता किसने दी है, हमीरराव मोहिते ने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोयराबाई का पुत्र कौन है आपका, राजा राम। ये क्या बनना चाहता था, शासक, पर इसको गद्दी से किसने उतार दिया, संभाजी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि शिवाजी है, शिवाजी के बाद कौन बना आपका, संभाजी। और फिर आप देखेंगे इसने राजा राम को क्या किया, हटाया। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। अब एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने लायक है कि संभाजी जो है इसकी पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, तो संभाजी की पत्नी का नाम जो है वो है येसुबाई। क्या नाम है, येसुबाई। कई लोग कुछ की कुछ नाम लिखे हैं, है ना, नाम को ध्यान दीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, येसुबाई। ठीक, और आप देखेंगे कि संभाजी और येसुबाई का जो पुत्र है उसका नाम है साहू जी। क्या नाम है, साहू जी। ठीक, तो आप यहां पर देखेंगे इन दोनों की जो संतान है वो है आपके क्या, साहू जी। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आप देखेंगे कि संभाजी जो है उन्होंने कब से कब तक शासन संभाला। तो संभाजी ने शासन संभाला, शिवाजी की मृत्यु कब हुई, 1680 में। उत्तराधिकार का संघर्ष कुछ महीनों तक चला। किसके वर्सेस, कौन कौन, राजा राम वर्सेस संभाजी। ठीक है, संघर्ष में, उत्तराधिकार के संघर्ष में विजय किसकी हुई, संभाजी की। और हमीरराव मोहिते की सहायता से संभाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हुए, छत्रपति। ठीक है, तो अगले छत्रपति कौन बने आपके, संभाजी। किसके बेटे थे आपके, सईबाई निम्बालकर के पुत्र थे। ठीक है, अब यहां पर ये बात आई कि संभाजी जो है वो इनको हटाकर किसको हटाकर बैठे थे आपके, राजा राम को हटाकर। तो उत्तराधिकार का संघर्ष किन दोनों के बीच हुआ था, संभाजी वर्सेस राजा राम। राजा राम को इन्होंने कब गद्दी से हटा दिया था, 20 जुलाई 1680 को। ठीक है, इनके प्रशासनिक कार्यों में देखभाल कौन करता था, कवि कलश। ठीक है, तो कवि कलश कौन थे, कवि कलश उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध और विद्वान ब्राह्मण थे। कौन थे आपके, उत्तर भारत के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे कवि कलश, जिस पर इन्होंने बहुत अधिक भरोसा किया था। और भरोसा करने के साथ साथ समस्त प्रशासनिक निर्णयों को लेने की जिम्मेदारी भी उनको दी थी और उनको अपने प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर आपने देखा कि जब ये कवि कलश से ही संपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेने लगे तो शिवाजी के प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में उनको सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी जिसका नाम था अष्टप्रधान। तो उस अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों की सलाह कवि कलश नहीं लेता। कवि कलश शासन के सर्वोच्च निर्णय और संपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। तो यहाँ पर अष्टप्रधान नामक जो संस्था है उसका विघटन संभाजी के समय में हो गया, लेकिन इनके बाद आने वाले शासकों के समय में अष्टप्रधान पुनः पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक है, किस शासक के समय में अष्टप्रधान विघटित हुआ है, संभाजी के समय। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अष्टप्रधान का क्या हुआ, विघटन हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संभाजी का प्रशासन जो है वो मराठा साम्राज्य का सबसे बेकार तरीके का प्रशासन रहा। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये प्रशासनिक जिम्मेदारियों को उतने अच्छे से कुछ संभाल वमाल नहीं पाया। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो खड़ी की गई थी वो बहुत चुस्त दुरुस्त थी। इसीलिए औरंगजेब ने इसके पिताजी कौन, शिवाजी और संभाजी को एक संज्ञा दी और कहा कि नारकीय पिता का नरकीय पुत्र है। क्या बोला, नरकीय पिता का नरकीय पुत्र है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य में शासन कर रहे हैं।
ऐसा भी कहा गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या कहा है, पिता और पुत्र दोनों को ही गलत कहा। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो औरंगजेब है, कौन है आपका औरंगजेब, इन्होंने इनके विरुद्ध काम किया। औरंगजेब के विरुद्ध किसने काम किया, संभाजी ने। तो औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। क्या था आपका, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है उसने संभाजी के पास शरण मांगी थी। क्यों मांगी थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद शासक कौन बनेगा, इसको लेकर मुगल प्रशासन में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था, उत्तराधिकार का संघर्ष। तो अकबर द्वितीय जो है वो शासक बनना चाहता था, किसके बाद, औरंगजेब के बाद। तो वो उसकी इच्छा थी, और आपके संभाजी जो है वो एक शक्तिशाली शासकों, मतलब शक्तिशाली मराठा प्रशासन का शासक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सोच रहा था कि किसी भी तरीके से यदि संभाजी की सैनिक सहायता उसको प्राप्त हो जाए, किसको, अकबर द्वितीय को, तो वो अपने पिता को हटाकर क्या बन जाएगा, गद्दी पर बैठ जाएगा। तो ये जो अकबर द्वितीय ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, इस विद्रोह में सैन्य सहायता देने का काम किसने किया, संभाजी ने किया। तो औरंगजेब जो है वो अकबर द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए संभाजी के द्वारा दी गई सैन्य सहायता के कारण औरंगजेब क्या हो गया, रुष्ट हो गया, किससे, संभाजी से। और संभाजी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने लगा, कौन, औरंगजेब, कि तुमने मेरे उस पुत्र को शरण दी है जो विद्रोही है। ठीक है, यानी औरंगजेब का विद्रोही पुत्र कौन, अकबर द्वितीय, और उसको शरण किसने दे दी, संभाजी ने। सैन्य सहायता भी कौन दे रहा है, संभाजी। तो औरंगजेब जो है वो संभाजी के खिलाफ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि संभाजी का जो शासन काल है, इसमें उसे औरंगजेब से पुनः संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष का कारण क्या था, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देना। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो आपके अकबर द्वितीय है, कौन है आपका, अकबर द्वितीय, इसको संभाजी ने क्या दी थी, शरण दी थी, और उसको समर्थन भी दिया था कि हाँ तुम औरंगजेब के बाद क्या होनी चाहिए आपके, क्या बनना चाहिए, आपके शासक बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि संभाजी जो है वो औरंगजेब ने कहा कि यदि तुमने इस तरीके से किया तो हम तुम पर, मराठा साम्राज्य पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो जो संभाजी हैं वो रायगढ़ के दुर्ग को छोड़कर जो है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र पर चले गए, और वहां के दुर्ग पर क्या करने लगे, निवास करने लगे। और अकबर द्वितीय को भी वहीं रख लिए अपने साथ, कौन, आपके संभाजी। तो फिर इसके बाद जो है वो लगातार संघर्ष चलता रहा, औरंगजेब वर्सेस संभाजी। और फिर फाइनली आप देखेंगे कि औरंगजेब ने मुकरेब खान को भेजा, किसको भेजा, मुकरेब खान को भेजा। और अकबर द्वितीय की सहायता करने के कारण मुकरेब खान ने संगमेश्वर नामक स्थान पर जो है किसको गिरफ्तार कर लिया, संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि संभाजी जो है ये क्या कर लिए गए, आपके गिरफ्तार कर लिए गए। और संभाजी को जब गिरफ्तार करके औरंगजेब के पास लाया गया, तो औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो या तो मृत्यु। ठीक है, तो आपके संभाजी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने क्या किया, मृत्यु को प्राप्त करना स्वीकार किया। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि इन्हें, संभाजी ने इस्लाम स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार। तब 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने क्या कर दी, संभाजी की हत्या कर दी। ठीक है, और संभाजी की हत्या करवाने के बाद यहाँ पर जो आपका कौन है, कवि कलश, इसको भी क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और इसको भी क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और जो मुगल साम्राज्य है उसने रायगढ़ के किले पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जो कि मुगल प्रशासन की क्या थी, राजधानी थी, सॉरी मराठा प्रशासन की क्या थी, राजधानी थी। तो रायगढ़ के किले पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्यों, क्योंकि संभाजी की क्या कर दी है, हत्या, और वहां का प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारी जो कवि कलश है उसकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, क्यों की गई थी, क्योंकि दोनों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या करवा दी, हत्या। अब यहां पर बात आई कि अभी संभाजी की पत्नी भी तो है, कौन, येसुबाई। ठीक है, तो संभाजी की जो पत्नी है येसुबाई, और इनका जो पुत्र है कौन, आपका साहू जी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार करके रायगढ़ के किले में ही क्या करवा दिया गया, कैद करा दिया गया। किसको, साहू जी और येसुबाई को। ठीक है, अब साहू जी उसमें जो है वो आपके अल्पवयस्क पुत्र था, जिसका पालन पोषण जो है वो औरंगजेब की पुत्री ने किया था। किसने किया था, औरंगजेब की पुत्री ने किया। ठीक है,
तो गुलालबाड़ी नामक स्थान पर जो है इनका क्या किया जाएगा, पालन पोषण किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। साहू जी का पालन पोषण कौन करेगा, औरंगजेब की पुत्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप साहू जी की बात करते हैं, किसकी बात, साहू जी, तो साहू जी जो किसका पुत्र है आपका, संभाजी और येसुबाई का, इसका पालन पोषण कौन करेगा, औरंगजेब की पुत्री। औरंगजेब की पुत्री का नाम है जीनतु निशा। क्या नाम है, जीनतु निशा। ठीक है, और ये जो बच्चा साहू जी पाला जा रहा है, ये गुलालबाड़ी नामक स्थान पर पाला जा रहा है। ठीक है, कहां पर था ये, रायगढ़ के दुर्ग में ही कैद रही, कौन, येसुबाई और साहू जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और कि ये जो साहू जी है ये औरंगजेब को पिताजी कहता था, यानी पापा पापा कहता था। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर ये कि औरंगजेब को पिताजी क्यों कहता था, अरे बच्चा था, छोटा था, अकल नहीं थी तो कह देता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अब साहू जी का पालन पोषण जो है पूर्णतः औरंगजेब और उसकी पुत्री के संरक्षण में किया गया, इसलिए ये मुगल साम्राज्य के प्रति क्या था, ईमानदार था, और इस कारण से औरंगजेब ने इसे क्या दी थी, ईमानदार राजा की उपाधि भी दी थी। किसको दी थी, आपके साहू जी को। और साहू जी की जो ईमानदारी है उससे प्रसन्न होकर उनको 7,000 का मनसब भी दिया गया था। ठीक है, किसको, आपके साहू जी को, है ना। तो हमने ये भी बताया साहू जी औरंगजेब को क्या कहा करता था, पिता कहा जा करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब के समय तक तो ये साहू जी कहां पर रहेगा, कैद में ही रहेगा। कहां पर रहेगा, कैद में। ठीक है, लेकिन क्या संभाजी के बाद साहू जी शासक बने हैं, नहीं। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि संभाजी की जब क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई। किसकी मृत्यु कर दी गई, संभाजी की। फांसी दी गई थी ना, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो उत्तराधिकारी वो है, वो कौन है, साहू जी है। किसका, संभाजी का। लेकिन साहू जी कैसा है, छोटा सा बालक है। उसका बालक को और उसकी पत्नी को तो क्या कर लिया गया, कैद, और कैद करके कहाँ ले गए, रायगढ़ के दुर्ग में। और उसका पालन पोषण कहाँ करवा रहे हैं, गुलालबाड़ी में। और गुलालबाड़ी में कौन कर रही है, जैनतु निशा कर रही है, कौन, औरंगजेब की बेटी कर रही है पालन पोषण। तो वो बच्चा जो है वो अभी मराठा साम्राज्य का प्रशासन संभालने के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि संभाजी ने राजा राम को गद्दी से उतारने के बाद क्या किया था, शासन संभाला था। तो अब यहाँ पर राजा राम क्या बनेगा, शासक बनेगा। राजा राम कौन है, राजा राम शिवाजी की दूसरी पत्नी जो थी उनका क्या था, पुत्र था। राजा राम भी उत्तराधिकारी था एक तरीके से, और संभाजी भी उत्तराधिकारी था। तो पहले गद्दी फिर किसने संभाली, संभाजी ने संभाली, 1680 से 1689 तक। फिर 1689 में जब इन दोनों की औरंगजेब ने क्या करवा दी, हत्या। औरंगजेब ने हत्या क्यों करवाई, क्योंकि अकबर द्वितीय को शरण दिया। ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखेंगे कि इसके बाद शासन प्रशासन पर कौन आया, तो इसके बाद शासन प्रशासन पे कौन आएगा, राजा राम। कौन आएगा, राजा राम। राजा राम जो है वो किसके पुत्र थे, आंसर है सोयराबाई और शिवाजी के। ठीक है, तो जैसे ही आपके साहू जी, कौन है आप, सॉरी संभाजी, संभाजी जो है उनकी मृत्यु हुई, और साहू जी और येसुबाई को क्या किया गया, कैद में ले जाया गया। तो तुरंत ही जो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी, उन्होंने किसका राज्याभिषेक कर दिया, राजा राम का। और राजा राम को क्या बना दिया, मराठा जो मंत्री परिषद थी उनने क्या कर दिया, छत्रपति घोषित कर दिया। क्या कर दिया, छत्रपति घोषित। और आप देखेंगे कि इनका राज्याभिषेक कहां पर कर दिया गया, रायगढ़ के दुर्ग में। तो जैसे ही किसको किया गया था, संभाजी को कैद किया गया, मतलब संभाजी को क्या की गई, पहले संभाजी को औरंगजेब जो है वो बुलाएगा, है ना, उनको कैद में रखेगा, फिर उनको क्या बोलेगा कि इस्लाम स्वीकार कर लो। वो इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। ये घटनाक्रम जब चल रहा था, जब संभाजी की मृत्यु नहीं हुई थी, तभी जो मराठा मंत्री परिषद है अष्टप्रधान, उनने किसको घोषित कर दिया, राजा राम। ठीक है, और फिर जब देखा कि संभाजी की हत्या करवा दी किसने, औरंगजेब ने, तो ये लोग जो हैं वो भाग जाएंगे। कौन भागेगा अब, राजा राम। राजा राम छत्रपति बन गए हैं। रायगढ़ के दुर्ग में अष्टप्रधान ने उनका राज्याभिषेक करा दिया, और जब देखा कि औरंगजेब ने वहां किसकी हत्या करा दी, संभाजी की हत्या करा दी, तो अब जो है वो किसको लेने आएंगे, वो, अरे यार, वो लेने आएंगे साहू जी को, और उसकी पत्नी येसुबाई को लेने आएंगे। कहां से, रायगढ़। और इनने क्या कर दिया है, पहले रायगढ़ का के यहाँ तुरंत क्या कर दिए थे,
राज्याभिषेक हो गया था। तो ये देखे कि अब वो औरंगजेब किसको लेने आ रहा है, येसुबाई और साहू जी को लेने आ रहा। तो ये रायगढ़ के दुर्ग से भाग गए। कौन भागा, राजा राम भाग गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा दिमाग में आएगा ना कि अरे वहां तो रायगढ़ के दुर्ग में ही उनको कैद करवा रहे हैं और रायगढ़ के दुर्ग में ही राज्याभिषेक हो रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, दो अलग अलग कमरे में कहानी चल रही थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले कौन कैद हुए, संभाजी। संभाजी कहां पर है, मुगल प्रशासन में औरंगजेब के पास है। वहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, इस्लाम स्वीकार करो, वो नहीं कर रहे हैं। खबर पहुंची कि उनकी वहां पर क्या कर दी गई, हत्या। ठीक है, तो यहाँ पर इनने क्या कर दिया, राज्याभिषेक, और किसको छत्रपति घोषित किया, राजा राम। फिर पता चला कि अब वो लोग किसको लेने आ रहे हैं, साहू जी और येसुबाई को लेने आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, रायगढ़ का दुर्ग छोड़कर भाग जाएंगे। ये कहानी क्लियर है। तो अब यहाँ पर राजा राम क्या हो गया, भाग गया। क्या किया आपका, राजा राम भाग गया। और राजा राम जो है वो भाग कर आपके कहा भागा है, जिंजी। कहाँ भागा है, जिंजी। यानी आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है रायगढ़, और वो कहाँ चला गया है, जिंजी। ठीक है, और जिंजी भी जो है वो मराठा साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में आता था, क्योंकि शिवाजी ने इसे विजित किया था। तो अब जो है वो यहाँ पर छत्रपति बन के जो है वो राजा राम क्या करेगा, मराठा साम्राज्य का प्रशासन संभालेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और जबकि यहाँ रायगढ़ के दुर्ग में कौन कैद है, साहू जी और येसुबाई। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चूंकि अष्टप्रधान की सहायता से क्या बना था, छत्रपति घोषित हुआ था। संभाजी ने तो अष्टप्रधान को क्या कर दिया था, समाप्त, और कवि कलश को क्या दे दिए थे, समाप्त, संपूर्ण अधिकार दे दिए थे। तो इस ये चूंकि अष्टप्रधान की सहायता से क्या बना था, शासक, तो इसने अपने अष्टप्रधान में एक नए पद को भी क्या कर दिया, जोड़ा, और क्या बनाया, एक पद, प्रतिनिधि। क्या बनाया, प्रतिनिधि। तो आप देखेंगे कि अष्टप्रधान में जो है इन्होंने क्या कर दिया, एक पद बनाया, और आप देखेंगे कि यह एक पद बनाएगा प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि पद बनाने से टोटल पद हो जाएंगे 9। ठीक है, अब यहां पर एक और बात कि वास्तव में संभाजी का पुत्र साहू जी ही क्या है, उत्तराधिकारी है। राजा राम को तो क्या कर दिया, मराठा की मंत्रिपरिषद ने क्या बना दिया, शासक बना दिया, क्योंकि भाई पिता के बाद वंशानुगत रूप से क्या बनेगा, शासक कौन बनता, साहू जी बनता। तो राजा राम कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने साहू जी को ही क्या माना है, राजा माना है, और स्वयं को साहू जी का क्या माना है, प्रतिनिधि माना है। तो इसीलिए आपने देखा था कि छत्रपति के बाद प्रमुख पद था पेशवा। अब यहां पर क्या हो गया, छत्रपति के बाद प्रमुख पद हो गया प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि के बाद पद हो गया पेशवा। ठीक है, तो पेशवा से ऊपर पद है प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि से ऊपर पद है छत्रपति। ये किसके काल में हुआ, राजा राम के काल में हुआ। ठीक है, यानी राजा राम ने स्वयं को शासक ही नहीं माना, उन्होंने किसको छत्रपति माना है, साहू को, और साहू को छत्रपति मानकर ही संपूर्ण राजकाज का उत्तरदायित्व संभाला। किसने, आपके राजा राम। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि 1689 में राजा राम ने जो है वो मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़ा और कहाँ चले गए, जिंजी में, और जिंजी से ही उन्होंने जो है क्या बनाया, मराठा का केंद्र बना लिया, है ना, मराठा गतिविधियों का क्या बनाया, केंद्र। और अब आप देखेंगे कि जिंजी जो है वो क्या हो गई, मराठा की प्रमुख राजधानी हो गई। ठीक है, अब जब जिंजी में यहाँ अपने आप को छत्रपति घोषित करके राजा राम रहेंगे, तो क्या औरंगजेब छोड़ देगा, नहीं। उसने क्या किया, यहाँ पर घेरा डलवा दिया। क्या करवा दिया, घेरा, किसका, जिंजी के किले का। तो जिंजी के किले का घेरा डालने के लिए मुगल सूबेदार जुल्फिकार खां को भेजा गया। किसको भेजा गया था, जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां जो है वो इस जिंजी के किले को 8 वर्ष तक घेरा डाले बैठा रहा। कितने साल तक, 8 साल तक घेरा डाले बैठा रहा। और राजा राम जो है इसी जिंजी के किले से मराठा की राजधानी बनाकर क्या करते रहे, शासन को चलाते रहे। अब आप देखेंगे कि ये कब आपके शासक बने थे, 1689 में। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि 1698 तक, कब तक आपके, 1698 तक फाइनली जो है वो लंबे समय तक जुल्फिकार खान ने क्या डाला रहा, घेरा डाला रहा, और इन्होंने फिर फाइनली इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया, जिंजी के किले पर। किसने, जुल्फिकार खान ने। और आप देखेंगे कि मुगलों ने जिंजी के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब ये यहाँ से राजा राम क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, और राजा राम भागकर कहाँ चले गए, सतारा।
सतारा मतलब यहाँ आ गए, जिंजी के किले से वो भागकर कहाँ आ गए, सतारा। तो 1699 में अब इनको क्या किया जाएगा, इन्होंने सतारा में आकर शरण ली और इन्होंने नई राजधानी बना दी सतारा। क्या बना दी राजधानी, सतारा। तो राजा राम के समय में दो राजधानी बनी, पहला बनेगी जिंजी, ठीक है, और दूसरी राजधानी बनेगी सतारा। तो 1699 में इन्होंने क्या बना दी, सतारा को राजधानी बना दी। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1699 से सतारा जो है वो मराठों की क्या बन जाएगी, राजधानी। और रायगढ़ का दुर्ग क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रायगढ़ के दुर्ग में तो अभी भी साहू जी और येसुबाई कैद हैं और वहां पर किसका अधिपत्य है, आपके मुगलों का अधिपत्य है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राजा राम है, कौन आपका राजा राम, इसने मराठा सरदारों को क्या करने के लिए, सेना रखने के लिए और अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र कार्य करने की क्या दे दी, अनुमति प्रदान कर दी। सतारा वाले क्षेत्र पर रहे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब इन्होंने, राजा राम ने किसको ज्यादा सशक्त बनाया, तो आंसर है अपने सरदारों को। किसको बनाया, और सरदार मतलब एक तरीके से आपके पेशवा। कौन है आपके पेशवा। तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में, पेशवा तो सिर्फ अष्टप्रधान में आएगा, पर हम कह रहे हैं ये सरदारों को सशक्त बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, सरदार। तो सरदार मतलब जो अलग अलग विजित विजित क्षेत्र हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ये क्षेत्र है आपका, ये मराठा है, तो यहाँ एक सरदार है, यहाँ एक सरदार है, यहाँ एक सरदार है, ये विजित क्षेत्र है क्योंकि इनने इनके किलों को जीता है। तो इस किले का सरदार एक व्यक्ति होगा, इस किले का सरदार होगा, इस किले का सरदार, इस किले का और इस किले का। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके अलग अलग क्षेत्रों के सरदार हैं, इन सरदारों को स्वतंत्र रूप से, जो उन्होंने जीते हुए क्षेत्र थे उनको बोल दिया आप लोग अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ क्या करें, काम करें। तो यहाँ पर पुनः जो आपके मिलाए गए क्षेत्र थे, उनके सरदार क्या हो गए, मजबूत हो गए। और यहीं से राजा राम के शासनकाल से ही मराठा कॉन्फिडरेसी का उदय होगा। किसका होगा, मराठा कॉन्फिडरेसी। और इसी को आप देखेंगे मराठा पारिसंघ के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, मराठा पारिसंघ, जिसमें आप देखेंगे कि होलकर आएंगे और कौन आएंगे, आपके सिंधिया आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भोसले आएंगे, है ना। तो भोसले हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, ये सब आएंगे अभी। और ये क्यों आए, किसके समय से आए, राजा राम के समय। तो याद रखिएगा कि मराठा पारिसंघ को स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उसको बढ़ाने के लिए, मतलब मराठा पारिसंघ की स्थापना में जो मुख्य योगदान है किस छत्रपति का, आंसर है राजा राम। किसका है, राजा राम। इसी के समय में मराठा पारिसंघ की परिकल्पना हुई। और क्यों हुई, क्योंकि राजा राम जो है वो कहां पर आकर रह रहा है, सतारा में रहकर। बेचारा 8 साल जंजी में ही रह गया और उसके बाद सतारा भाग गया। तो उसने बोला कि एक काम करो कि आप लोगों को हमने विजित तो किया है, परंतु आप अपने राज्य क्षेत्र का प्रशासन क्या करें, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। तो इसने क्या कर दी, अपने शासन की जो केंद्रीकृत शक्तियां थी उनको सरदारों को ट्रांसफर करी। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सरदार जो है वो क्या हो जाएंगे, मजबूत और शक्तिशाली हो जाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो किसका उदय होगा, मराठा परिसंघ का क्या होगा, उदय होगा। और जब मराठा परिसंघ का उदय हो जाएगा तो सरदार पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप मराठा का जो केंद्रीकृत शासन है वो क्या हो जाएगा, कमजोर। आगे चलकर आप देखेंगे कि छत्रपति जो पद है वो नाम मात्र का रह जाएगा और फिर पेशवाओं का शासन और इस कॉन्फिडरेसी में जो आपके शासक हैं वे ही अपने आप को शक्तिशाली और मजबूत बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहां तक देख चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 1700 ईस्वी में राजा राम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर राजा राम की जो विधवा थी या राजा राम की जो पत्नी है वो कौन है, आपकी ताराबाई। और ताराबाई का जो बेटा है वो क्या है, आपका शिवाजी द्वितीय। ठीक है, तो अभी तक एक बात बताओ कि जब हमने अभी हायरार्की पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपके, हायरार्की। तो इस हायरार्की में आपने देखा था कि सबसे पहले सत्ता किसने संभाली थी, संभाजी ने। किसने संभाली, संभाजी ने। संभाजी की पत्नी जो कौन है, येसुबाई। और साहू जी ये तो क्या है, कैद में है। अब फिर कौन आ गया, राजा राम। एक बात बताइए कि संभाजी कब से कब तक शासक था, 1680 से 1689 तक। ठीक है, और ये 1689 में क्या बनता है, शासक बनता है। और 16 क्या है, 1689 में क्या बनेगा, शासक बनेगा। और फिर आप देखेंगे 8 साल तो क्या है आपके, जिंजी का घेरा। 8 साल क्या है, जिंजी का घेरा। फिर ये कहां भाग गया, 1798 में सतारा। और दूसरी राजधानी क्या बना दी, सतारा बना दी।
ठीक है, मराठा सरदारों को क्या दे दी, अनुमति दे दी, और मराठा पारिसंघ का गठन होने में इसने क्या कर दी, मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये सब काम किसके समय में हुआ, राजा राम के समय। 1699 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1700 में लगभग 1699 1700 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो लगभग इतने साल का शासन कौन संभाला आपका, राजा राम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि राजा राम की जो पत्नी है वो कौन है, ताराबाई। कौन है आपकी, ताराबाई। और इन दोनों का जो पुत्र है उसका नाम है आपके शिवाजी द्वितीय। और ये मात्र कितने साल का है, 4 साल का। ठीक है, यानी ये भी कैसा है, अल्पवयस्क। तो साहू जी तो अभी तक कैद में है। ठीक है, और साहू जी तो शिवाजी द्वितीय से क्या है, बड़े हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ताराबाई का जो पुत्र शिवाजी द्वितीय है वो कैसा है, अल्पवयस्क है। तो यहाँ पर ताराबाई जो है वो मराठा साम्राज्य में एक प्रमुख संरक्षिका शासिका के रूप में सामने आएगी। और ताराबाई जो है वो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय इसके रूप में इसको क्या बनाएगी, शासक। इसके नाम पर शासन की क्या कर लेगी, संभाल लेगी। लेकिन ताराबाई कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, मराठा साम्राज्य की इतनी सशक्त महिला है कि इसने पुनः मराठा साम्राज्य के कई दुर्गों को विजित कर लिया अपनी सेना को भिजवाकर। तो ये एक महान शासिका के रूप में कौन आती है, सामने आती है। लेकिन जैसे जैसे ताराबाई प्रसिद्ध होते जा रही है और पुनः मराठों के हारे हुए किलों को विजित करते जा रही है, तो ये बात किसको पता चलेगी, मुगल शासक को। ठीक है, और मुगल शासक को जब पता चलेगी तो मुगल शासक क्या सोचेगा कि यार ताराबाई की शक्तियों को क्या करना पड़ेगा, दमन। और ताराबाई की शक्तियों का दमन करना है तो पुनः इनके बीच में आंतरिक उत्तराधिकार का क्या कर दो, संघर्ष करवा लो। ठीक है, बोले अपने पास एक ट्रम्प कार्ड है, क्या, साहू जी, इसको कैद से छोड़ो। ठीक है, और इसको बोलो कि तुम जो है वो क्या लो आपका, पहले तो मैं बनूंगा ना शासक। पहले किसको बनना चाहिए, साहू जी को। और बना ताराबाई ने किसको बना दी, शिवाजी द्वितीय को बना दी। तो अब जो है साहू जी जो है इन दोनों से क्या करने जाएगा, संघर्ष। तो लड़ाई किन दोनों की होने वाली है, ताराबाई वर्सेस शिवाजी द्वितीय। इनके बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि साहू जी जो है वो जाएगा किनके पास, ताराबाई के पास। ताराबाई किसके नाम पर शासन कर रही, शिवाजी द्वितीय। और वो कहेगा कि शासक तो मैं बनूंगा, कौन, साहू जी। तो इन लोगों के बीच में अब क्या होगी, संघर्ष होगा। क्यों होगा, ये मुगलों ने इसको क्या कर दिया, कैद से छोड़ दिया। लेकिन इसका पालन पोषण किसके प्रतिनिधित्व में हुआ है, मुगलों के। तो ये उनके प्रति कैसा है, ईमानदार है। कौन है, साहू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो अभी पहले ताराबाई को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, ताराबाई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ताराबाई जो है वो आपकी किसकी पत्नी थी, राजा राम की। अपने 4 वर्षीय पुत्र जो है वो शिवाजी द्वितीय को लेकर क्या बनती है, गद्दी पर बैठ जाती है। कब शासिका बनी, 1700 में। ठीक है, तो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से क्या बनी, शासिका बनी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि वो राज्याभिषेक किसका करवा रही है, शिवाजी द्वितीय का। किसका करवा रही है, शिवाजी द्वितीय का। इसने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा और ताराबाई ने पुनः 3 किले जीत लिए। सेना को भेजा, मराठा सेना को, रायगढ़ का किला जीत लिया, सतारा जीत लिया, और क्या जीत लिया, सिंहगढ़ का किला जीत लिया। जब मुगलों ने यहाँ 3 जगह अपनी परास्त देखी तो मुगलों को लगा कि हम ताराबाई की बढ़ती हुई शक्तियों को क्या करें, रोकें। और इस कारण से उन्होंने साहू जी को क्या कर दिया, कैद से छोड़ दिया। ठीक है, ये साहू जी किसका बेटा है, संभाजी और येसुबाई का। किसका बेटा है, संभाजी और येसुबाई का। तो आप देखेंगे कि साहू जी जो है वो 1707 से 1749, साहू जी ने जो है वो आपके यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी। किसके साथ लड़ाई लड़ेगा, आपके ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के साथ। ठीक है, तो साहू जी का परिचय हमने ले लिया था कि साहू जी संभाजी और येसुबाई का क्या था, पुत्र था, जिसका पालन पोषण औरंगजेब की पुत्री का नाम जीनतू निशा के द्वारा किया गया था। और कहां पर, गुलाल बाड़ी। ये रायगढ़ के दुर्ग में दोनों जन क्या थे, कैद थे। और चूंकि बहुत अल्प काल से ही उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, तो जिन्होंने उनको पाला था उनके प्रति ये क्या था, ईमानदार। और इसी कारण साहू जी को इन्होंने 7,000 का क्या दिया था, मनसब भी दिया था। ये औरंगजेब को पिता कहकर क्या करता था, संबोधित करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि औरंगजेब के समय संभाजी का जो पुत्र है साहू जी, दक्षिण में मतलब रायगढ़ के दुर्ग में क्या था, कैद। फिर आप देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु क्या कब हो जाती है, 1707 में। ठीक है, तो औरंगजेब का पुत्र जो है कौन, आजम शाह। इसने ताराबाई की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए
जुल्फिकार खां जो उनका सूबेदार था, उसकी सलाह पर किसको मुक्त कर दिया? साहू जी को। ठीक है, काय के लिए? उनमें उत्तराधिकार के आंतरिक संघर्ष और फूट डालने के लिए। अब साहू जी क्या होंगे? कैद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब जब साहू जी कैद से मुक्त हुए तो यहाँ पर वो संघर्ष करने वाले हैं ताराबाई के साथ। किसके साथ? ठीक है, तो ताराबाई के साथ संघर्ष करने में साहू जी को सहायता करी बालाजी विश्वनाथ ने। किसने सहायता करी? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है इन्होंने सहायता करी। और ताराबाई का जो प्रमुख अधिकारी था जिसका नाम था धन्नाजी जाधव। क्या था? धन्नाजी जाधव। तो ताराबाई तो स्वयं महिला थी, बेटा अल्पवयस्क था, तो वो संपूर्ण किलों पर विजय किसके माध्यम से जीत रही थी? धन्नाजी जाधव। तो बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से उसने ताराबाई के प्रमुख अधिकारी धन्नाजी जाधव को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन लोगों के बीच में जो आंतरिक उत्तराधिकार का संघर्ष है ये खेड़ा नाम स्थान पर हुआ, इसीलिए इसे खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध जो है इसमें आप देखेंगे कि 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को हुआ, जिसमें ताराबाई हार गई और साहू जी क्या हो गया? आपका विजित हो गया। ठीक है, किसकी सहायता से विजित हुआ था? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। ठीक है, और जहां पर सतारा में कौन रह रही थी? आपके ताराबाई, उनसे 1708 में उन्होंने क्या जीत लिया? सतारा भी जीत लिया। ठीक है, किसने जीत लिया? साहू जी ने। अब आप देखेंगे कि जो आपके राजा राम था, कौन था आपका? राजा राम। तो राजा राम जो है वो तो प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला था, उसने अपने आप को छत्रपति नहीं माना था। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साहू जी है, कौन आपका? साहू जी, इसने क्या किया? इसकी सहायता से चूंकि जीता था, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जीता था, इसीलिए उसको शासन के एक उच्च पद पर पदासीन करना चाहता था। तब साहू जी ने 1708 में एक नया पद बनाया जिसका नाम है सेना करते। क्या पद बनाया? सेना करते। और इस सेना करते पद का मतलब होता है सेना का व्यवस्थापक। क्या है आपका? सेना का व्यवस्थापक। तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर नियुक्त कर दिया। तो अब मराठों की संपूर्ण सेना का व्यवस्थापक जो है वो कौन है? आपका बालाजी विश्वनाथ। आगे चलकर साहू जी ने बालाजी को प्रथम पेशवा भी नियुक्त किया खुद का। क्या किया? प्रथम पेशवा भी नियुक्त किया खुद का। किसका? साहू जी ने। तो आप यही देखेंगे कि इनको जो है वो बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने अपना क्या बनाया? प्रथम पेशवा भी बनाया। कब बनाया था? 1713 में। 1708 में वो ताराजी के खिलाफ जीत गए, फिर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और फिर 1713 में उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है उसे क्या कर लिया? प्रथम पेशवा बना लिया। लेकिन साहू जी जो हैं वो मराठा साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और इनके काल में पेशवा जो है उनकी पेशवाई बहुत मजबूत हो गई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि साहू जी उनके खुद के शासन काल में और साहू जी के बाद के शासन काल में संपूर्ण रूप से शासन की संपूर्ण शक्तियां पेशवाओं के हाथ में चली गईं। और आप देखेंगे इसीलिए साहू जी को पेशवाओं के शासन काल का आरंभकर्ता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाँ, तो आप देखेंगे कि साहू जी का काल क्या कहलाता है? आपका पेशवाओं का काल कहलाता है। अब ये जो साहू जी है ये निसंतान थे। साहू जी क्या थे? निसंतान थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? ताराबाई जो है, कौन है आपके? ताराबाई। तो ताराबाई के बेटे कौन? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय के बेटे क्या नाम है उनका? राजा राम द्वितीय। ठीक है, इसको कही कि ये मेरा पौत्र है, और यहां पर ताराबाई जो है वो साहू जी से झूठ बोल रही है। ठीक है, ताराबाई यहां से क्या कह रही है? झूठ। क्योंकि राजा राम द्वितीय जो है वो शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं है, वो कोई और संतान है, किसी और की संतान है, वो वैध संतान नहीं है। कौन? आपका राजा राम द्वितीय। लेकिन भाई तुमने साहू जी को तो बताया है। तो साहू जी जो है उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को क्या कर दिया? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, बाद में जब ये बात पता चली कि राजा राम द्वितीय जो है वो क्या नहीं है? आपका वैध संतान नहीं है, शिवाजी द्वितीय का पुत्र वुत्र नहीं है, तो फिर क्या होगा? संघर्ष होगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसके बारे में? आपके साहू जी के बारे में। ठीक है, अच्छा, खेड़ा के युद्ध में ताराबाई क्या हुई? पराजित। खेड़ा के युद्ध में ताराबाई क्या हो गई? पराजित। तो ताराबाई जो है वो अपनी सेना को लेकर कहां चली गई? कोल्हापुर।
कहाँ चली गई आपके? कोल्हापुर। और आप देखेंगे कि ताराबाई जो है अभी भी रुकी नहीं, उसने क्या कर ली? मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया। ताराबाई ने क्या कर दिया? मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया और बोले कि उत्तर वाला क्षेत्र और दक्षिण वाला क्षेत्र होगा। एक की राजधानी सतारा होगी और दूसरी की राजधानी कोल्हापुर होगी। क्या होगी आपके? कोल्हापुर। तो ताराबाई कहाँ चली गई थी आपके? कोल्हापुर चली गई थी। किसको लेकर? शिवाजी द्वितीय को। तो अब आप देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य है वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तरी मराठा साम्राज्य और एक दक्षिणी मराठा साम्राज्य। किसके शासनकाल में हुआ? साहू जी के शासन में। जो आपका उत्तरी मराठा साम्राज्य है, क्या आपका उत्तरी मराठा साम्राज्य, ये जो है ये आपका, इसकी राजधानी है सतारा। क्या है आपके? सतारा। और यहाँ का शासन कौन संभाल रहा है? आपका साहू जी। कौन संभाला है? संभारा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है इसकी राजधानी है वो है कोल्हापुर। कौन है आपकी? कोल्हापुर। और कोल्हापुर में कौन शासन संभाल रहा है आपका? ताराबाई। और ताराबाई का बेटा कौन? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, तो शिवाजी सेकंड जो है इसके साथ ताराबाई कहां पर बैठी हैं? कोल्हापुर। ठीक है, अब ये साहू जी खुद निसंतान थे तो उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब बात आई यहाँ पर कि जो राजा राम है, कौन आपका? राजा राम। राजा राम कौन था? ठीक है, तो राजा राम की पहली पत्नी का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, राजा राम की पहली पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई। और राजा राम की एक और पत्नी, ठीक है, कौन सी बाई? राजसबाई। ठीक है, ताराबाई की दूसरी पत्नी कौन है? राजसबाई। और राजसबाई का जो एक और पुत्र है उसका नाम है संभाजी द्वितीय। ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो राजसबाई जो है वो राजा राम की क्या है? दूसरी पत्नी। और उसका पुत्र कौन है आपका? संभाजी द्वितीय। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब साहू जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है वो राजा राम द्वितीय जो है ये इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु ये पता चला कि राजा राम द्वितीय जो है वो उनका सही में पुत्र वुत्र नहीं है, यानी ताराबाई का पौत्र नहीं है। तब इस बात की जानकारी के खुलासा होने के कारण राजा राम की जो एक और पत्नी है, क्या नाम है उसका? राजसबाई, उसका पुत्र संभाजी द्वितीय जो है वो क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये कहाँ की गद्दी पर बैठता है? आपके कोल्हापुर की गद्दी पर। कहाँ पर बैठता है? कोल्हापुर। अब तो राज्य दो भागों में बट गया है, उत्तरी भाग में कोई और बैठेगा और दक्षिणी भाग में कोई और बैठेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात आई कि राजसबाई जो है वो राजा राम की क्या है? दूसरी पत्नी है, जिन्होंने जो है वो ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के विरुद्ध क्या किया? षड्यंत्र रचा और दोनों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसने रचा था षड्यंत्र? तो ये दोनों कौन है? सौतेली पत्नी तो है। कौन? ताराबाई और राजसबाई, क्योंकि दोनों राजा राम की क्या है? पत्नियां हैं। ठीक है, राजसबाई का बेटा कौन है? संभाजी द्वितीय। ठीक है, और इसका बेटा कौन है? शिवाजी द्वितीय। ठीक है, ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है? शासक। और ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है? शासक, संभाजी द्वितीय को। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? षड्यंत्र। षड्यंत्र रचा किसने? राजसबाई ने। और इस षड्यंत्र को महल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से? महल षड्यंत्र। तो महल षड्यंत्र में आप देखेंगे कि 1714 ईस्वी में षड्यंत्र रचा और इन दोनों को क्या बना लिया? बंदी बना लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को क्या कर दिया? गद्दी पर बैठा दिया। क्या बना दिया? संभाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि ताराबाई के बाद फिर किसको बनना था? शिवाजी द्वितीय को। लेकिन इसने महल षड्यंत्र के माध्यम से राजसबाई ने दोनों को बंदी बना लिया और अपने पुत्र क्या बना दिया? संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का शासक। तो अभी भी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका उत्तर वाला क्षेत्र है, क्या है आपका? उत्तर। उत्तर वाले क्षेत्र में तो साहू जी ही हैं। उत्तर वाले क्षेत्र में कौन है? साहू जी हैं। लेकिन दक्षिण वाले क्षेत्र में जो क्या है आपका? कोल्हापुर। यहां पर कौन थी अभी? ताराबाई। ताराबाई को हटाकर कौन बन गया अब? संभाजी द्वितीय, जो किसके बेटे हैं? राजसबाई के बेटे। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों को कैद करवा के अपने बेटे संभाजी द्वितीय को क्या करवा दी उसने? संभाजी द्वितीय को क्या बना दिया उसने? प्रशासक बना दिया। ठीक है, किसने बनाया? राजसबाई। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार से अभी भी जो मुगल साम्राज्य है वो दो भागों में बंटकर चल रहा है।
ठीक है। इसके मराठा साम्राज्य जो है वो क्या हो रहा है, आपके दो भागों में बंटकर चल रहा है। उत्तरी मराठा साम्राज्य सतारा में और दक्षिणी मराठा साम्राज्य कोल्हापुर में। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दो भागों में बंटकर चल रहा था, इसका पुनः एकीकरण करने के लिए एक संधि होगी जिसे वरना की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वरना। तो वरना की संधि जो है 1731 ईस्वी में हुई। सतारा और किसके बीच में हुई? कोल्हापुर के बीच में हुई। और आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग दो भागों में बांटकर जो प्रशासन चलाया जा रहा था, इसको समाप्त कर दिया गया कब? 1731 ईस्वी में। और इसको समाप्त करके संभाजी द्वितीय जो है, क्या है आपके? संभाजी द्वितीय। इनकी राजधानी क्या थी आपकी? कोल्हापुर थी। ठीक है। और आपके उत्तरी भाग में राजधानी क्या थी? सतारा। ठीक है। तो इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया और संपूर्ण रूप से अधिकार किसको दे दिया था? अलग अलग। साहू जी वहीं पर कर रहे हैं और उसकी ये तो था। फिर इसके बाद फिर क्या किया गया? आपके संधि हो गई। ठीक है। तो वो आपके अलग अलग क्षेत्र पर शासन करते रहे वरना की संधि के माध्यम से। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट संधि जो है वो है संगोला की संधि। कौन सी संधि है? संगोला की संधि कब हुई? 1750। ठीक है। 1750 में हुई। और आप देखेंगे कि वो जो राजा राम द्वितीय, साहू जी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो उनका उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम द्वितीय। ठीक है। और जबकि उनका पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। और राजनीति का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या बना दिया जाएगा? पूना। तो 1931 में वहां पर जो संधि थी वो थी एकीकरण की संधि, दोनों को एक कर दिया था, लेकिन बोले स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से आप अपना प्रशासन संभालते रहना। इसे हम संपूर्ण मराठा साम्राज्य के नाम से ही जानेंगे। उसके बाद जो है वो आपके संगोला की संधि हुई। और संगोला की संधि के माध्यम से आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके किसकी शासन प्रणाली को शुरू करेंगे? पेशवाओं की शासन प्रणाली को शुरू करेंगे। तो यहां से संगोला की संधि के माध्यम से छत्रपतियों के शासन का अंत होगा। छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। अब शासन का संपूर्ण जिम्मेदारी कौन संभालेंगे? पेशवा। तो यहां से अब आप लोग मराठा कॉन्फिडरेसी की शुरुआत देखेंगे, जिसकी नींव किसने रखी थी? राजा राम ने रखी थी। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा राम द्वितीय और पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इन दोनों के द्वारा मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र क्या बना दिया गया? पूना बना दिया गया। ठीक है। और इन दोनों के बीच में संधि करवाने में मध्यस्थता किसके किसके बीच में? बालाजी विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय के बीच में किसने निभाई? रघुजी भोसले ने निभाई। इस संधि के द्वारा वास्तविक शक्तियां किसको दे दी गई? पेशवा को दे दी गई। और जो छत्रपति था वो क्या रह गया? नाम मात्र का रह गया। इसलिए संगोला की संधि पूछी जाती। ठीक है। अच्छा, पेशवा भी जो होंगे वो कैसे होंगे? आपके वंशानुगत होंगे। यानी पेशवा का जो पुत्र होगा वो अगला पुत्र जो होगा वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। ठीक है। तो ये जो संधि है वो इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1750। ठीक है। इसके माध्यम से पेशवाई जो है वो शुरू हुई। फिर आप देखेंगे कि राजा राम द्वितीय क्या बने? आपके शासक थे छत्रपति। राजा राम द्वितीय के बाद फिर कौन बनेगा? साहू द्वितीय। उसके बाद कौन बनेगा? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह जो है इन्होंने जो है पेशवाओं का शासन स्थापित होने के कारण छत्रपति को क्या करना चाह रहे थे? पुनः स्थापित करना चाह रहे थे, सशक्त बनाना चाह रहे थे। कौन? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो हैं वो अंग्रेजों की मदद करने लगे कि हमको हमारी छत्रपति वाली जो प्रतिष्ठा थी उसको क्या करवाइए? वापस दिलवाइए। और पेशवाओं के शासन का मराठा साम्राज्य से क्या करवाइए? अंत। तो प्रताप सिंह जो है वो खुद की छत्रपति वाली प्रणाली को वापस लेने के लिए अंग्रेजों का क्या करने लगे? सहयोग। और पेशवाओं के विरुद्ध क्या करने लगे? कार्यवाही। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रताप सिंह एक ऐसा होगा जो अंग्रेजों को क्या करेगा? अनेकों बार मदद करेगा। और प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? फिर आपका अप्पा साहब। और इसके बाद की जो आपके पेशवाई शासन प्रणाली है उसको हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अभी 1 मिनट रुक जाइएगा। आपको यहाँ पर देखना है जो आज की क्लास में शुरुआत में बताया था कि किस प्रकार से आपके क्या बने थे? शासक। क्या बने थे आपके? शासक। तो यहाँ पर आपने देखा था शिवाजी के बाद कौन बना था? संभाजी। संभाजी के बाद कौन बना? राजा राम। राजा राम के बाद कौन बना? ताराबाई। किसको लेकर? शिवाजी द्वितीय को लेकर। फिर इसके बाद क्या हुआ? कौन बनेगा? साहू जी बनेगा। फिर साहू जी के बाद बनना कौन था? शिवाजी द्वितीय। लेकिन बना कौन? संभाजी द्वितीय। ठीक है। फिर संभाजी द्वितीय के बाद कौन बनेगा? कौन होगा? अलग अलग हो जाएगा। उत्तरी राजधानी क्या हो जाएगी? सतारा। और दक्षिणी राजधानी क्या हो जाएगी? कोल्हापुर। कोल्हापुर में कौन चली जाएंगी? पुनः ताराबाई और शिवाजी द्वितीय रहेंगे। ठीक है। और फिर वहां पर इन्होंने क्या करवा दी थी? हत्या। तो वहां पर कौन हो गया? संभाजी द्वितीय। और उत्तर में कौन है आपके? साहू जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? पेशवाओं का क्या जाएगा? शासन आएगा।
तो बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे, जिनकी नियुक्ति किसने करी थी, साहू जी ने, और वहां से फिर पेशवाई क्या हो जाएगी, शुरू। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जान लिया है। छत्रपतियों के बारे में कम पूछा जाता है। किसके बारे में, छत्रपति में मेनली जो है वो आपके शिवाजी ही पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 मार्कर में एक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कल से जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपकी पेशवाओं का शासन, तो पेशवा शासन प्रणाली जो है वो अधिक पूछी जाती है। मराठा परिसंघ का गठन, और मराठा परिसंघ में कौन कौन से सरदारों ने अपनी अपनी रियासत और अपने क्षेत्रीय राज्यों का विलय किया, किस प्रकार से इनमें शासन प्रणाली थी, और फिर उसके बाद इनके आंतरिक संघर्ष के बाद आंग्ल आपके मराठा युद्ध, ठीक है, और फिर मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ये कहानी आगे की क्लासेस में कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल से जो आपकी मुख्य पृष्ठभूमि है वो तैयार होगी आंग्ल मराठा युद्धों की। किसकी शुरू होगी, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पेशवाई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पेशवाई। पेशवाई के अंतर्गत क्या पता होना चाहिए, मराठा परिसंघ। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे को लगता है कि बहुत इजी क्लास है। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की यदि हायरार्की पता चल जाती है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।